हेलो एवरीवन। ये हमारा सेकंड वीडियो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। हम शुरू करने जा रहे हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम शुरू करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है। जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो फर्स्ट हमें एक इंसिडेंट याद आता है कि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के एक नया सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अरिस्टोटल ने 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। तो ये जो उन्होंने किया था कि हम सभी को पढ़ेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखेंगे, फिर हम एक सिंथेसिस निकाल कर आएंगे। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी हमारी, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने सभी कंट्रीज़ के लाइक यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, वेमर रिपब्लिक, जर्मनी, सभी के कॉन्स्टिट्यूशन देखे और उनमें से पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों को निकाला और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सिंथेसिस कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब यहाँ से निकल के आता है, इसके बेस में निकल के आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक स्टडी है किसकी? इट्स अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसमें एक स्पेसिफिक डोमेन है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट सिस्टम्स की या डिफरेंट सिस्टम स्टेट्स की स्टडी करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी करते हैं, उनके लॉज के बारे में स्टडी करते हैं, उनके पॉलिटिकल कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़, आइडियोलॉजीज़ क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, या सोशल आइडियोलॉजीज़ या सोशल पॉलिसीज़ कैसी है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन, जैसे एक कीवर्ड है क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन, क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन, जब हम इसके बारे में क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करेंगे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और देखेंगे कि क्या इसमें फ़र्क है। हम इंडिया के पॉलिटिकल कल्चर को कंपेयर करेंगे अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर के साथ और देखेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है और कैसे ये डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ डेवलप हुए। फिर हम देखेंगे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क कर रहा है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क कर रहा है, बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क कर रहा है। देखेंगे कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है, और कौन सा वीक है, क्यों पार्शल है। तो ये जो हम कंपेयर करेंगे तो इस पे हम जो सब्जेक्ट, जो इसके ओरिएंटेशन हमारा व्यू होगा वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आएगा। तो इसका कीवर्ड क्या है? क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन। जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में डिफरेंट स्टडी करते हैं तो उसे हम जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत पुराना सब्जेक्ट है। ये हम इतना पुराना है कि जितनी पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी है उतना ही पुराना पॉलिटिकल जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। क्योंकि हम इसके जो रूट्स हैं हम देखते हैं एरिस्टोटल में। एरिस्टोटल जब 158 सिटी स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी देते हैं तो वहाँ पे जो अप्रोच, वो मैथडोलॉजी या जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने एरिस्टोटल जी ने यूज़ किया तो वो जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। वो कंपैरिजन के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर है। सो फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कॉल्ड एज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या है? फादर हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। क्यों फादर हैं? क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या कहती थी कि रेवोल्यूशन कब होता है? तो पॉलिटिकल कॉज है। थ्योरी ऑफ मींस रेवोल्यूशन एक पॉलिटिकल कॉजेस है। जब तख्ता पलट होता है, जब जो राज कर रहे हैं हमारे पर गवर्नमेंट है, जब वो टूट जाती है और नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, लाइक बांग्लादेश में जो हुआ, लाइक म्यांमार में जो हो रहा है या हुआ, लाइक जो सीरिया में पिछले दिसंबर जो हुआ। सो ये सभी क्या है? ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। एरिस्टोटल वे बैक ये बताते हैं कि इसका रेवोल्यूशन होने का कारण क्या है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जब समाज में इनइक्वालिटी हो जाती है, कुछ बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ बहुत गरीब हो जाते हैं, और लोगों को लगता है कि हम तो वी आर जस्ट नॉट द सिटीजन्स, वी आर सब्जेक्ट्स, वी डज नॉट मैटर। सो तब
जो होता है, एक जो इनइक्वालिटी से इनजस्टिस की भावना आती है, हमें फीलिंग आती है कि हम वी आर बीइंग नॉट जस्ट। सो तब जो होता है, तब वो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में बताया गया कि रेवोल्यूशन होता है, जो कि पॉलिटिकल फिनोमिना है। अब इसका अब मीन्स दोबारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंस राइज क्यों हुआ? इसका मेन एक कारण है डीकोलोनाइजेशन एंड राइज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशंस और डेवलपिंग कंट्रीज। जब पहले कॉलोनियलिज्म था तो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश के अंडर कई एरिया थे लाइक एशिया में, तो जो भी सिस्टम ब्रिटिश में था वही कॉलोनीज में था। कॉलोनीज का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या इंडिपेंडेंट अपना पर्सनैलिटी, या जैसे हम पर्सनैलिटी आदमी की कहें तो इंडिपेंडेंट एक नेशन या सिस्टम नहीं था कॉलोनीज का। कॉलोनियल एम्पायर था वैसे ही सभी था, और मोस्टली यूरोप में कॉलोनियल एम्पायर बेस्ड थे, और वहाँ पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट वो सिमिलर थे। उसका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंस था, लाइक कहीं पे मोनार्की है तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कहीं पे एब्सोल्यूट मोनार्की है तो कहीं पे थोड़ी सी डेमोक्रेसी आ गई है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई या पार्लियामेंट्री सिस्टम इमर्ज हो गया। लेकिन 19 में क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुई या उसके बाद कि डीकोलोनाइजेशन होनी शुरू हुई। डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है जो कॉलोनीज थी, लाइक ये कॉलोनी है किसी कंट्री की, अब ये कंट्री इसको छोड़कर चला गया तो ये कंट्री एक अपने आप में न्यू कंट्री डेवलप हुआ, लाइक इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का कब्जा था यहाँ पे, ब्रिटिश एम्पायर का। जब वो चले गए तो ये एक हमारा अपना कंट्री आया इंडिया, जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन डेवलप हुआ। सो डेवलपिंग कंट्री जब राइज हुए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लॉज तो अलग हैं, लेकिन एक्चुअल तो डिफरेंट है चीज़। लाइक लॉज कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, लाइक अगर आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो पाकिस्तान तो डीप स्टेट है। सो वैसे तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें आप तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कम्युनिस्ट रिपब्लिक है, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज है वहाँ पे। सो इसको स्टडी करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को या पोस्ट कैपिटलिस्ट पोस्ट पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज को स्टडी करने के लिए ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का राइज हुआ। हमने देखा कि ये अभी न्यू सब्जेक्ट तो नहीं है, ये बहुत ओल्डेस्ट सब्जेक्ट है, एज ओल्ड एज द पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, ये ट्रांसडिसिप्लिनरी है। ट्रांसडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि इसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम ये सिस्टम है पढ़ेंगे, सोसाइटी क्या रोल प्ले करेगी, सिस्टम पे सोसाइटी का क्या असर होगा, हमने थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में देखा। इकोनॉमी का क्या रोल है, लिपस्टिक एक है आगे पॉलिटिकल मैन, उसकी उनकी बुक है, एक पॉलिटिकल स्कॉलर है, वो बताते हैं कि जो अच्छी इकोनॉमिक गुड इकोनॉमीज मेक गुड पॉलिटिक्स। सो इकोनॉमी का सिस्टम पे या नेशन पे क्या असर है, हम पॉलिटिक्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं। इवन हम बायोलॉजी का भी देखते हैं, बायोलॉजी कैसे रिलेटेड है, कैसे रेशियल स्ट्रक्चर जो है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, कैसे वो डेमोक्रेसी पे या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे, रिप्रेजेंटेशंस पे कैसे वो वर्क करता है। सो हम ने देखा कि क्या क्या इसके हम फीचर्स देख रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। आगे हम देखेंगे कि क्या मेथड्स, व्हाट आर मेथड्स विच आर यूज्ड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। सो हम देखेंगे कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस कहाँ पे किया जाता है। कंपैरेटिव एनालिसिस कि हम डिफरेंट कंट्रीज को ले लेते हैं, रिसर्च करते हैं उनके बारे में, फैक्चुअल डाटा इकट्ठा करते हैं, देन वी कंपेयर इट एंड सी विच इज़ बेटर विच इज़ नॉट बेटर। सो दिस मैथोडोलॉजी जो सिस्टम कंपैरिजन है, हम सिस्टम कंपैरेटिव एनालिसिस को करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। सो आगे इनका क्वेश्चन आया था जो यूपीएससी में आया था, उसमें पूछा था इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर का बेसिक मीन्स ये है कि इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, क्या डिफरेंशिएट करेंगे, हम किन चीज़ों को कंपेयर करेंगे, क्या हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, नहीं, हम इसको
अगर दूसरे कंट्री की ये है तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लाइक लेजिस्लेचर ऑफ वन कंट्री, लेजिस्लेशन ऑफ अदर कंट्री, जुडिशरी ऑफ वन कंट्री, जुडिशरी ऑफ अदर कंट्री. सो हाउ वी कंपेयर, व्हाट आर द डोमेन्स जो हम स्टडी करेंगे. तो इस इन्होंने बताया है कि पहले तो इंस्टीट्यूशंस की स्टडी यहाँ पे मस्ट है. इंस्टीट्यूशंस मींस लाइक हम लेजिस्लेचर को स्टडी करेंगे, जुडिशरी को स्टडी करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को स्टडी करेंगे, जुडिशरी को स्टडी करेंगे, एग्जीक्यूटिव को स्टडी करेंगे, इंस्टीट्यूशंस लाइक प्रेसिडेंशियल सिस्टम को स्टडी करेंगे, कैबिनेट कैसे वर्क करती है उसको स्टडी करेंगे. सो ये सारे होते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. सेकेंडली जो हम स्टडी करेंगे रजीम्स क्या होते हैं. रजीम्स इस एक सिस्टम जो राज कर रहे हैं, जो सिस्टम जो हेजेमनी जो आइडियोलॉजी राज कर रही है, जैसे डेमोक्रेटिक रजीम्स लाइक कम्युनिस्ट रजीम्स. हम देखेंगे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान एक डीप स्टेट है, मिलिट्री स्टेट है, चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है, जो रशिया है वो टोटलिटेरियन स्टेट बनने जा रही है, या नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप तानाशाह है. यूएस है जब हम देखेंगे राइट विंग स्टेट बनने जा रही है एक डेमोक्रेटिक लिबरल स्टेट से विद द राइज ऑफ ट्रम्प. सो हम देखेंगे कि ये जो है रजीम्स, इसमें जो मेन थिंग थी, जब फासिज्म जो था या नाजिज्म था जो जर्मनी में राइज हुआ, फासिज्म जो इटली में राइज हुआ, वो एक रजीम थे, एक स्पेसिफिक उनके करैक्टरिस्टिक्स थे. वो क्यों राइज हुए, क्या उनके करैक्टरिस्टिक्स थे, क्या कंडीशंस हैं जिनमें वो राइज होते हैं, क्या डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों जो है मिलिट्री कूप्स हो रहे हैं, म्यांमार में ऐसा क्यों हो रहा है. सो वी विल स्टडी हियर थर्ड सब्जेक्ट मैटर. फोर्थ इज इलेक्टोरल बिहेवियर. क्यों वोटर टर्नआउट कई कंट्रीज का कम है, कई कंट्रीज का वोटर टर्नआउट ज़्यादा है. इंडिया में क्या सिचुएशंस हैं जिससे वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है, या क्यों कुछ कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में टर्नआउट कम हो रहा है, क्यों लोग वोटिंग करने नहीं जाते हैं. सो क्या क्या उनमें अफेक्ट करती है. लाइक इंडिया में जैसे स्टडीज़ हुई कि कास्ट क्या रोल प्ले करती है वोटिंग में, कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, क्या वो इफ़ेक्ट करेगी मैं किसको वोट करूँगा, क्या मैं किस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ क्या इफ़ेक्ट करेगा मैं किसको वोट करूँगा, या मैं किस क्लास से, अगर मैं रिच हूँ तो मैं कौन सी पार्टी को वोट करता हूँ, अगर मैं पुअर हूँ तो मैं कौन सी पार्टी को करेक्ट करता हूँ. तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, इलेक्टोरल बिहेवियर. ये जो सिटीजन्स का होता है उनका हम इलेक्टोरल बिहेवियर इसमें स्टडी करेंगे. उसके बाद है सोशल मूवमेंट्स. लाइक हम जब पढ़ते हैं इंदिरा गांधी के बारे में या इमरजेंसी के बारे में, तो एक बहुत अच्छा जो है पर्सनैलिटी हमको जो है मैस्मराइज करती है, वो है जयप्रकाश नारायण जी. जब इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ने लगा था तो कैसे वो एक जो है गांधीयन या एक मीन्स ह्यूमनिस्ट जयप्रकाश नारायण जी आते हैं, वो एक सोशल मूवमेंट खड़ी करते हैं, और क्या वो कांग्रेस को हरा देते हैं. उस मूवमेंट ने इतना जोर पकड़ा कि कांग्रेस जो कि ओनली वन पार्टी जो रूल कर रही थी उनकी गवर्नमेंट टूट जाती है और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है. ऐसे ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो कि सोशल मूवमेंट थी, अन्ना हजारे जी ने चलाई थी, कैसे वो कांग्रेस सिस्टम को फिर ब्रेक करेगी और जो बीजेपी सिस्टम अराइज होगा. सो सोशल मूवमेंट्स का क्या असर पड़ता है पॉलिटिक्स पे. तो सोशल मूवमेंट्स क्योंकि सिस्टम को एक तरह से साइलेंट रेवोल्यूशन या पीसफुल रेवोल्यूशन कर देती हैं, तो वो भी इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सब्जेक्ट मैटर है. उसके बाद प्रोटेस्ट्स होते हैं, जो यूजुअल प्रोटेस्ट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं कि कैसे ब्रेक डाउन होता है सिस्टम का, प्रोटेस्ट्स क्यों होते हैं. बाकी हम इसमें आइडेंटिटी स्टडी करते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लाइक कम्युनलिज्म का राइज क्यों हो रहा है, कास्टिज्म का क्यों राइज हो रहा है, जिंगोइज्म क्यों आ रहा है, बोबोक्रेसी क्यों आ रही है. सो इन सभी को हम स्टडी करते हैं. ये सब्जेक्ट मैटर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे. अब ये तो हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया, अब इसका कंक्लूजन क्या है. कंक्लूजन ये है कि जो है ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा. सो हम किसी भी एक टूल पे बेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ना एक स्टेटमेंट याद रखना कि बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस. सो पॉलिटिक्स इज अ बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी. So no approach, no one school of thought
या कोई भी एक डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सफिशिएंट नहीं है। आप सारी चीज़ को पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं बता सकते, आप सारी चीज़ को इकोनॉमिक्स के थ्रू भी नहीं बता सकते, आप सारी चीज़ को सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ से भी नहीं बता सकते। आपको सभी का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना पड़ेगा। सो पॉलिटिक्स इज अ बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी। सो नो वन अप्रोच इज सफिशिएंट, सो वी हैव टू यूज डिफरेंट अप्रोचेस। सो आज हमने जो देखा उसके कीवर्ड्स ये मैंने लिख दिए हैं, और कंक्लूजन में हम लिखेंगे बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी। सो ये कंक्लूजन में लिख देना। सो क्वेश्चन यूपीएससी ने 3-4 बार पूछा है, व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट इज इट्स नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, लिमिटेशंस क्या है वो हम एक सेपरेट क्वेश्चन में देखेंगे, अगर वो आए तो यहाँ पे वो लिमिटेशंस भी लगा देना, और कंक्लूजन। सो पॉलिटिक्स इज अ बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी। सो आज हमने ये देखा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। सो बहुत इजी वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर और इजी करना हो तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। सो दिस इज़ द व्हाट कीवर्ड्स हैं इनके, इस क्वेश्चन में जो ये इतने कीवर्ड्स डाल देंगे तो ये इनफ है। सो थैंक यू।